नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कक्षा 10वीं की वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 2.2 के काफ़ी सवाल कर लिए थे। उसमें 2 भाषाओं वाले सवाल बच गए थे। उन भाषाओं वाले सवालों को आज हम देख लेते हैं। देखिएगा कैसे। हमें प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न क्रमांक 4 में, कि किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। रमन को 18 मिनट लगते हैं, अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए, रमन को 18 मिनट लगते हैं और अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं ना। तो प्रश्नानुसार किसी वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूर्ण करने में है ना, सबसे पहले रमन को लगा समय। रमन को कितने मिनट लगते हैं भाई? 18 मिनट का समय लगता है। ठीक है, ये बोला गया है रमन को कितना समय लगता है? 18 मिनट का। और दूसरा बोला गया अनुप्रिया को लगा समय। ठीक है, ये अपने पास 12 मिनट। क्लियर है भाई? और हमें बोला जाता है कि दोनों एक ही बिंदु से एक ही दिशा में वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कि कितने समय पश्चात ये दोनों जो है वो पुनः एक दूसरे से मिलेंगे। तो हम इसको इस चित्र के हिसाब से देख लेते हैं। मान लीजिए रमन और अनुप्रिया दोनों यहीं पे। ठीक है, मान लीजिए ये अपने पास रमन है। ठीक है, और एक ले लेते हैं हम, क्या? अनुप्रिया, है ना। ये रमन और अनुप्रिया दोनों एक ही स्थान से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ये अपने पास अनुप्रिया है। ठीक है, और ये कौन है? ये रमन है ना। दोनों एक ही स्थान से प्रारंभ करते हैं चलना। तो देखिएगा रमन को कितना टाइम लगेगा। जैसे ही इस स्थान पर मान लीजिए ये जो कोई पॉइंट है, यहाँ से ये ओ पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, 0 पॉइंट या प्रारंभिक पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ से दोनों दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जैसे हमने किया 3, 2, 1, तो ये भागना प्रारंभ करेंगे। तो देखिएगा रमन को इस कंप्लीट चक्कर को पूरा करने में कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। और अनुप्रिया को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। इसका मतलब क्या है? अनुप्रिया जो है वो तेज भाग रही है। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि समय कम लग रहा है अनुप्रिया को और रमन को क्या लग रहा है? समय ज्यादा लग रहा है। तो हमें पूछा जाता है कि कितने समय पश्चात ये पुनः दोनों इसी स्थान पर आकर के मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, दोनों को या फिर पहले लिखना पड़ेगा, चूंकि क्या लिखना पड़ेगा? चूंकि दोनों एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागते हैं। ठीक है, भागते हैं तो पुनः समान स्थान पर पहुंचकर मिलने में, है ना, पहुंचकर मिलने में लगा समय, है ना, लगा समय। ये होगा एलसीएम ऑफ दोनों संख्याओं का एलसीएम, मतलब 18 और 12। ठीक है, एक बार इसको हम हल कर लेते हैं, फिर पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या मामला चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है, एक बार मैं इसको हल कर लेता हूं। तो सबसे पहले 18 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड वृक्ष बनाएंगे।
सिंपल सी बात है, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 9 आएगा, 9 में पुनः कितना आएगा यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर भी कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, 12 वाले केस में 2 आएगा, यहाँ पर हमें 6 प्राप्त होगा, पुनः यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पर अपने को क्या प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, मतलब 2 गुणा 3 का स्क्वायर, और 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे भाई 2 का स्क्वायर इंटू कितना आएगा यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ऑफ 18, 12, 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 लेना है, लेकिन अधिकतम घात मतलब स्क्वायर के साथ में आएगा। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें लेना है, स्क्वायर के साथ में आएगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा, तो आंसर आएगा 36 मिनट। मतलब 36 मिनट पश्चात ये दोनों पुनः इसी बिंदु पर आकर के मिलेंगे ना। वो कैसे मिलेंगे देखिएगा, अगर मैं बात करूं इसको अलग अलग स्लॉट की, ठीक है, तो अलग अलग स्लॉट की मैं बात करूं तो देखिएगा, इसको समझिएगा, है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां से मैं बात करूं अनुप्रिया की और यहां से बात करूं मैं रमन की। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया 0 मिनट पे ना, 0 मिनट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, दोनों यहीं पर बैठे हैं, इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, भागना स्टार्ट किया, 3, 2, 1, घूमे 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 दोनों घूम रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं अनुप्रिया जो है वो फास्ट भाग रही है। इसका मतलब कुछ समय पश्चात अनुप्रिया क्या होगी, अनुप्रिया इससे क्या होगी आगे निकल जाएगी। मान लीजिए कोई ये पोजीशन हम ये ले लेते हैं, ठीक है, तो अनुप्रिया जो होगी वो क्या हो जाएगी, इससे आगे निकल जाएगी, और रमन जो होगा वो कहीं यहाँ पर पीछे रह जाएगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना, रमन पीछे रह जाएगा, अनुप्रिया आगे निकल जाएगी, क्योंकि अनुप्रिया क्या कर रही है, भाग रही है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही इन्होंने भागना स्टार्ट किया 0 मिनट पे ये दोनों यहाँ पे थे, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कितने मिनट की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 12 मिनट की ना, 12 मिनट की। अगर मैं 12 मिनट की बात कर रहा हूँ तो 12 मिनट पश्चात जो है वो अनुप्रिया पुनः आकर के अपने स्थान पर आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि 12 मिनट में इसने पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो 12 मिनट में इसका तो क्या होगा, एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, बात समझ में आ रही नहीं, और इसका एक चक्कर कंप्लीट नहीं होगा, ये कहीं बीच में कहीं पे होगा। अब मैं बात करता हूँ 12 के बाद में 18 मिनट की ना, 18 मिनट की बात करता हूँ, तो 18 मिनट पश्चात जो अनुप्रिया है वह इस पॉइंट से और आगे बढ़ जाएगी, लेकिन उस समय रमन का जो होगा वो क्या होगा भाई, एक चक्कर कंप्लीट होगा, क्योंकि 18 मिनट में रमन क्या करता है, एक चक्कर कंप्लीट करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से वापस से जब 18 मिनट होंगे रमन यहां पहुंचेगा तो अनुप्रिया कहीं आगे आ जाएगी। ठीक है, फिर घूम के आगे और घूमते जाएंगे, तो कौन से चक्कर में पहुंचेंगे भाई, 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद अनुप्रिया के तो कितने चक्कर होंगे, 12 × 12, 12 दूनी 24, 12 × 36, कितने होंगे भाई, 3 चक्कर कंप्लीट होंगे, है ना। और रमन के कितने होंगे, रमन के कितने चक्कर कंप्लीट होंगे, रमन के होंगे यहाँ पर 18 मिनट लगते हैं, तो रमन के कितने चक्कर कंप्लीट होंगे, 2 चक्कर कंप्लीट हो गए। अब खुद देखो 3 चक्कर 36 मिनट में अनुप्रिया के, 2 चक्कर जो है वो रमन के हैं, मतलब 36 मिनट पश्चात यहाँ पर दोनों पुनः पहुंच जाएंगे, लेकिन उस समय अनुप्रिया ने 3 बार राउंड लगा लिया है, जबकि रमन ने कितना लगाया है, 2 बार ही लगाया है। लेकिन हम ये तो बोल सकते हैं ना कि 36 मिनट पश्चात दोनों इसी जगह पर पुनः वापस मिल गए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको समझा दिया, और एलसीएम क्यों लिया गया ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि इन दोनों का जो टाइम है वह कम है, और हमें पूछा जाता है कभी भी ऐसा प्रश्न आए जब रेस वाला हो कि एक चक्कर इतने में पूरा, दूसरा इतने में पूरा, और पूछा जाए पुनः वो किस स्थान पर कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो हमेशा आपको क्या लेना है, उसका एलसीएम ही लेना पड़ेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही होगी। तो आपको पुनः मैं बता देता हूं, 36 मिनट पश्चात अनुप्रिया के 3 चक्कर, रमन के 2 चक्कर, हालांकि चक्कर अनुप्रिया ने ज्यादा लगाए हैं 3 36 मिनट पश्चात, लेकिन आए तो उसी पोजीशन पे है ना वापस, है ना। 3 चक्कर लगाने के बाद अनुप्रिया यहाँ पर, 2 चक्कर लगाने के पश्चात रमन यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को समझ सकते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां प्रश्न। एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाए जाते हैं
तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देख लेते हैं पहले प्रश्न को। एक संगोष्ठी में हिंदी के प्रतिभागियों की संख्या, प्रश्न क्रमांक 5। संगोष्ठी, कोई सेमिनार है, संगोष्ठी में हिंदी के प्रतिभागियों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या यह हमें किसके बराबर दे रखी है? यह हमें बराबर दे रखी है 60, है ना। और उसी प्रकार अंग्रेजी के प्रतिभागियों की संख्या, और हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, और तीसरा क्या दे रखा है? गणित के प्रतिभागियों की संख्या 60, 84, 108। गणित के प्रतिभागियों की संख्या ये 84 और ये दे रखा है 108, ठीक है। अब हमें प्रश्न में क्या बोला गया है कि यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाए जाएं तो आवश्यक कुल कमरों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक कमरे में समान प्रतिभागी बिठाए जाएं तो न्यूनतम कमरों की संख्या। अब बच्चे यहां पर कंफ्यूज जाते हैं कि HCF लेना है कि LCM लेना है ना। HCF लेना है कि LCM लेना है। तो देखिएगा, कमरे हमें न्यूनतम चाहिए। कमरों की संख्या न्यूनतम कब होगी? जब एक कमरे में बैठने वाले प्रतिभागियों की संख्या अधिकतम होगी। मान लीजिए हमारे पास 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं, हमारे पास 2 कमरे हैं और बराबर बिठाने हैं तो 50-50 बिठाएंगे। बात समझ में आ रही कि ना रही? तो हमें एक में मैक्सिमम बिठाने और समान संख्या में बिठाने, तो क्या आएगा? 50 आएगा और 50 आएगा। बात समझ में आ रही कि ना रही? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि न्यूनतम कमरों की संख्या कब होगी? जब उस एक कमरे में बैठने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्या होगी? अधिकतम होगी। प्रतिभागी जो होंगे वो मैक्सिमम लेने, प्रतिभागी अधिकतम, है ना। प्रतिभागी अधिकतम मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई इन संख्याओं में पूरा भाग जाता है, मतलब वो क्या होगा? हमारा HCF होगा। मतलब इन तीनों संख्याओं का हमें क्या लेना पड़ेगा? HCF लेना पड़ेगा। यही HCF जो होगा वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। HCF लेने के लिए वही काम करेंगे, क्या? अभाज्य गुणनखंड वृक्ष, अभाज्य गुणनखंड वृक्ष, ठीक है। इसमें 60 लेंगे, 60 में पहले किसका भाग देंगे भाई? 2 का भाग देंगे, आएगा कितना? यहाँ पर 30 आएगा। पुनः 2 का भाग देंगे, यहाँ पे कितना आएगा? 15 आएगा। फिर 3 का भाग देंगे, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। इसके पश्चात 60 का हो गया। अब 84 का लेते हैं। 84 में हम भाग देंगे किसका? 2 का, तो कितना आएगा? 2 चौक 8, 2 एकम 2, सॉरी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। पुनः 2 का भाग जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर क्या करेंगे? 3 का भाग देंगे, 3 ही आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है। फिर 108 लेते हैं ना, 108 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ से 2 का भाग देंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा? 2 पंजे 10, 2 चौक 8। यहाँ पर 2 का भाग देंगे, कितना प्राप्त होगा? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। 3 का भाग देंगे, यहाँ पे आएगा 9। पुनः 3 का भाग देंगे, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 3, ठीक है जी। इस तरीके से हमने वृक्ष के द्वारा इनके अभाज्य गुणनखंड तो कर लिए। अब HCF और LCM निकालना है, लेकिन हमारा आंसर जो है वो HCF है, तो हम HCF ही ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखेंगे? HCF, किसका HCF? 60, 84, 108, ठीक है।
60, 84, 108। उससे पहले इन सभी के अभाज्य गुणनखंड तो लिखने पड़ेंगे। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, है ना। फिर 84 को हम क्या लिख सकते हैं, 84 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। फिर 108 को क्या लिख सकते हैं, 108 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू कितना भाई, 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 की घात कितना, 3। अब HCF ज्ञात करना है तो चेक कीजिए कौन कौन सी राशियां किस किस में उभयनिष्ठ हैं। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। न्यूनतम घात कितनी देख सकते हैं यहाँ पर, न्यूनतम घात जो है वो हमारे पास कितनी है भाई, न्यूनतम घात 2 है, तो 2 का स्क्वायर 2। यहाँ पर 2 का स्क्वायर मतलब 2 की घात 2 जो है न्यूनतम घात के साथ में 3 है, 3 है, 3 है। न्यूनतम घात कितना, 3 की घात 1। 5 है, बाकी में नहीं है छोड़ो। 7 है, बाकी में नहीं है छोड़ो। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, तो टोटल अपने पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका मतलब ये है हमें 12 प्रतिभागी प्रत्येक कमरे में यहाँ पर क्या करने हैं, बिठाने हैं। हमें 12 प्रतिभागी प्रत्येक कमरे में बिठाने हैं। 12 हमारा आंसर नहीं है, है ना। 12 तो अधिकतम प्रतिभागियों की संख्या है, बात समझ मारी। 12 तो अधिकतम प्रतिभागियों की संख्या है, तो कमरों की संख्या कितनी आएगी, तो कमरों की संख्या का मतलब है कुल प्रतिभागियों में हम अधिकतम प्रतिभागियों का भाग दे देंगे तो हमें कमरों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो कमरों की संख्या हम क्या लिखेंगे, यहां से हमें लिखना पड़ेगा अतः न्यूनतम कमरों की संख्या, न्यूनतम कमरों की संख्या, है ना, ये आएगा भाई कुल प्रतिभागियों की संख्या, कुल प्रतिभागियों की संख्या बट्टा एक कमरे में अधिकतम, एक कमरे में अधिकतम प्रतिभागी, है ना, अधिकतम प्रतिभागी। ये हमारे पास प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। कुल प्रतिभागियों की संख्या का मतलब क्या होगा, हम सबको जोड़ देंगे। 60 प्लस का 84 प्लस का 108 और भाग किसका देंगे भाई, 12 का। बात समझ में आ रही, भाग किसका देंगे भाई, 12 का। अब इसको जोड़ करके भाग दे दो, या फिर हम देख सकते हैं कि 12 जो है वो उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो 12 उभयनिष्ठ ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, 60 बचेगा, 12 से तो 84 बचेगा। 12 गुणा 9 108 होता है, और बट्टे में कितना पड़ा है, 12, है ना। हमारी गणना आसान हो जाएगी क्योंकि हमें पता है कि 12 इसका HCF आया है, तो 12 इसका एक गुणनखंड तो होगा ही। अब हम क्या करेंगे, 9 और 7 4 11, 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 20। तो कमरों की संख्या कितनी आ जाएगी अपने पास, 20 कमरे, है ना। हमें 20 कमरे तो चाहिए ही चाहिए अगर हर एक क्लास में समान विद्यार्थी अपने को बिठाने हैं तो। क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है सभी को, है ना। तो 4 कमरे तो चाहिए होंगे, किस वाले के लिए, 4 चाहिए होंगे यहाँ पर हिंदी वालों के लिए ना। पहला कौन सा था भाई, 4 चाहिए होंगे, किसके लिए, हिंदी वालों के लिए। अगर ये पूछ भी लेते कौन से कमरे किसके लिए चाहिए, तो हिंदी वालों के लिए तो हमें चाहिए 4। यहाँ पे, यहाँ से एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे, यहाँ से अगर हम 12 उभयनिष्ठ लेते हैं तो देखिएगा भाई यहाँ पे 5 आएगा ना, कितना आएगा, 12 पंजो 60, 12 सत्तो 84, 12 नवेरी 108। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, 7 5 12 और 12 और 9 कितना आएगा, 21 आएगा। तो 21 कमरों की आवश्यकता होगी, यहाँ पे एक करेक्शन होगा, ठीक है जी। उभयनिष्ठ लिया, यहाँ पर 4 नहीं आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा। तो मैंने अभी आपको बोला क्रॉस चेक करने से खूब सारी चीज़ें समझ में आती है, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस चेक किया, तो यहाँ पर अगर इसके पर्टिकुलर कमरों की पूछता हिंदी वाले के लिए, तो हिंदी वालों के लिए 5 कमरे चाहिए होंगे, क्योंकि आपको समान प्रतिभागियों को एक ही कमरे में बिठाना है। जैसे हिंदी वाले एक में बैठे तो ये आएगा 7 कमरे, ठीक है। और इसके लिए कितने चाहिए होंगे, 9 कमरे। अलग अलग कमरे पूछे तो भी हम यहाँ से बता सकते हैं। इसके लिए 5 कमरे, क्योंकि एक में 12 बैठ सकते हैं, तो 12 पंजे 60,
एक में 84 बैठ सकते हैं तो 1284, और एक में यहाँ पर आपके पास 12 बैठ सकते हो तो 12 गुणा 9 कितना आ जाएगा 108। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो 21 कमरे जो है वो हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है ना, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। संख्याओं की अपरिमेयता के प्रमाण। देखिएगा, संख्याओं की अपरिमेयता ना, अपरिमेयता के प्रमाण, ठीक है। देखिएगा, संख्याओं की अपरिमेयता के प्रमाण, है ना। अब इसको बताने के लिए सबसे पहले हमें दो नियम समझने जरूरी है। अगर उन दो नियमों को हम समझ लेंगे तो हम सिद्ध कर सकेंगे कि √2 एक अपरिमेय, √3 एक अपरिमेय, √5 एक अपरिमेय, ठीक है। तो सीधे प्रश्न करने से पूर्व हम उन दो चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे, और यहाँ से देखिएगा कैसे समझेंगे। नियम नंबर 1 है ना, नियम नंबर 1, नियम 1 देखिएगा क्या है। यदि कोई धनात्मक पूर्णांक a जो है वह अभाज्य संख्या p से विभाज्य है, तो a स्क्वायर भी p से क्या होगा, विभाज्य होगा, है ना। क्योंकि हम अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं तो धनात्मक पूर्णांक लेंगे, ठीक है। तो वह a स्क्वायर से भी विभाज्य होगा, क्लियर है। a स्क्वायर भी जो क्या होगा वो p से विभाज्य होगा। सुनेगा, यदि a जो है वो p से विभाज्य है तो a स्क्वायर भी जो होगा वो p से विभाज्य होगा, ठीक है। देखिएगा कैसे, यहां से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए संख्या 4 जो है वह 2 से विभाज्य है ना। संख्या 4 वह 2 से विभाज्य है, इसको समझिएगा ना, विभाज्य है। तो 4 का स्क्वायर अर्थात 16 भी किससे विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, विभाज्य होगी, क्लियर है। यदि 4 2 से विभाज्य है तो 4 का स्क्वायर 16 भी क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि 4 में 2 का भाग जाता है तो 4 के स्क्वायर में भी तो 4 है ना, तो इस 4 में भी तो 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे बहुत सिंपल सी बात है। देखो, यदि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, यदि 6 जो है वह 3 से विभाज्य है ना, विभाज्य है, तो 6 का स्क्वायर मतलब 36 जो होगा वह भी 3 से विभाज्य होगा भाई, 3 से विभाज्य होगा ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, 3 से विभाज्य होगा। क्योंकि 6 अगर 3 से विभाज्य है तो 6 के स्क्वायर में भी तो 6 आ रहा भाई साहब, तो यह भी तो क्या होगा, 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर के हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट है नियम नंबर 2, है ना। 2 नियम हम अच्छे से समझ लेते हैं। 2 नियम अगर हम समझ लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है जी। देखिएगा कैसे, दूसरा नियम क्या है, ठीक है। दूसरा नियम क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए संख्या अगर मैं बात करूं, इक्कीस जो है वह 3 से विभाज्य है,
संख्या जो 21 है, या फिर एक काम करते हैं, दूसरा जो नियम है मैं आपको वहीं बता दूंगा, जब हम सिद्ध करने जाएंगे वहीं पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि वहाँ अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो अब हम सिद्ध करते हैं आज का प्रश्न। सिद्ध कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए क्या, रूट दो जो है वह अभाज्य संख्या है। रूट 2 जो है वह क्या है, अभाज्य संख्या है। सॉरी, रूट 2 जो है, या सिद्ध कीजिए रूट 2 जो है वह अभाज्य नहीं, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। क्लियर है? अब सुनिएगा, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें जस्ट इसका उल्टा मान करके चलना। क्या मान के चलना है? जस्ट इसका उल्टा मान के चलना है। हमें यह मान के चलना है कि रूट 2 जो है वह एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय। हमें सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हमें सिद्ध करना है ये अपरिमेय, लेकिन हम जानबूझ करके ये लेकर के चल रहे हैं कि रूट 2 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पे इसका हल देखते हैं। हल में माना रूट दो एक परिमेय संख्या है। क्या है भाई, परिमेय संख्या है। माना रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, a बट्टा b के रूप में लिख सकते हैं, है ना, जहां पर b का मान जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए, और a एवं b क्या, सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है भाई, सह अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर हैं। क्या है, a एवं b सहअभाज्य। यही चीज मैं आपको पहले बताने वाला था। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि ऐसी दो संख्याएं, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला था। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, नियम 2 जो बताने वाला था वो ये था, नियम 2 सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसका मतलब होता है वह संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, है ना, और किसके अलावा ना हो, एक के अलावा, क्योंकि एक तो सभी का होता है भाई, है ना, एक के अलावा। लेकिन एक जो है उससे हम यहाँ पे नहीं लेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि वह संख्या है जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ संख्या 2 एवं संख्या 3, है ना, ये एग्जाम्पल है सहअभाज्य संख्याओं का। एग्जाम्पल और लेता हूँ, 11 ले लेता हूँ, 13 ले लेता हूँ, 17 ले लेता हूँ, एक के अलावा इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, तो ये संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है ना। अब देखिएगा इसका यहाँ पर क्या प्रयोग है कि a और b, a बट्टा b के रूप में, है ना, तो ये a और b जो होनी चाहिए वह सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, मतलब इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना, सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यही चीज हमारे आगे काम आएगी। अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणन करने पर, है ना, हमारे पास क्या आएगा, a बराबर रूट 2 इंटू बी, है ना, a बराबर रूट 2 इंटू बी। इसे मैं समीकरण नंबर 1 लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वज्र गुणा कर लेता हूँ, a बराबर रूट 2 इंटू बी। ठीक है, अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जैसे हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे हमें क्या प्राप्त होगा, देखिएगा हमें प्राप्त होगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो a स्क्वायर का मान 2 इंटू बी स्क्वायर के बराबर। a का स्क्वायर क्या, तो a स्क्वायर, रूट 2 है, यहाँ पर b है, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। इसका मतलब आप देख सकते हो
ए स्क्वायर को मैं 2 इंटू बी स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूं, मतलब ए स्क्वायर जो है वह संख्या 2 से भाज्य, मतलब कि ए स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है भाई, एक गुणनखंड क्या है, 2 है। अगर ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है तो इसका मतलब क्या होगा, ए भी जो होगा वह संख्या 2 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि ए स्क्वायर 2 से भाज्य है तो ए भी 2 से भाज्य होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। यदि ए में 2 का पूरा भाग जाता है तो ए स्क्वायर में भी पूरा भाग जाएगा, मतलब ए स्क्वायर में पूरा 2 का भाग जाता है तो ए में भी पूरा 2 का भाग जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, है ना? अगर ए संख्या 2 से भाज्य है, इसका मतलब ए को मैं क्या लिख सकता हूं, कोई 2 गुणा सी के बराबर लिख सकता हूं। सुनिएगा, ए स्क्वायर का मान 2 इंटू बी स्क्वायर के बराबर था। अब ए को तो मैं क्या लिख सकता हूं, कोई 2 संख्या गुणा कितना, सी के बराबर। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू सी आ जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, पुनः दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। ये स्टेप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? यदि ए संख्या 2 से विभाज्य होगा तो ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू सी लिख सकता हूं। मतलब यदि मैं बोल रहा हूं 6 में यदि 2 का भाग जा रहा है तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 3 लिख सकता हूं ना। अगर मैं बोल रहा हूं 12 में मान लीजिए हमारे पास 3 का भाग जा रहा है तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 4 लिख सकता हूं। तो अगर ए में 2 का भाग जा रहा है तो ए को मैं 2 इंटू सी लिख सकता हूं ना। यहां तो मुझे पता है कि 6 और 12 है तो मैंने 3 और 4 निर्धारित कर दिया सी के स्थान पर, लेकिन यहां पर ए पता थोड़ी ना क्या है, तो मैं ए को क्या लिख रहा हूं, 2 इंटू सी के बराबर लिख रहा हूं। क्लियर है भाई सभी को? अब क्या करेंगे, यहां से दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो देखिएगा ए स्क्वायर का मान आएगा 4 इंटू क्या, सी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर दे देते हैं। अभी पहले वाली समीकरण कौन कौन सी थी, समीकरण नंबर 1 हो गया, इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। क्या देते हैं, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर यहां पर देखिएगा, देखिए इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, इसे समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब देखिएगा समीकरण 2 में ए स्क्वायर है, समीकरण 3 में भी ए स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं क्या करेंगे, 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे, तो 2b स्क्वायर का मान किसके बराबर आ जाएगा, 4c स्क्वायर के बराबर आएगा। देखिए ए स्क्वायर बायां पक्ष, ए स्क्वायर बायां पक्ष, 2b स्क्वायर दायां पक्ष, 4c स्क्वायर दायां पक्ष। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इनके दाएं पक्ष भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब एक काम करना है हमें, क्या काम करना है, 2b स्क्वायर का मान यदि, सुनिएगा 2b स्क्वायर का मान यदि, देखिएगा 2b स्क्वायर का मान यदि 4c स्क्वायर के बराबर है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, 2b स्क्वायर का मान यदि 4c स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, b स्क्वायर बराबर किसके आएगा, 2c स्क्वायर के, 2 का भाग दिया। अब आप खुद देख सकते हो b स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है, 2 है, तो हम बोल सकते हैं b स्क्वायर जो है वह 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है। ठीक है, इसका मतलब b भी जो होगा वो क्या होगा, 2 से भाज्य होगा, भाज्य होगा। यदि b स्क्वायर 2 से भाज्य है तो b भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा, अभी नियम बताया था। इसका मतलब हम बोल सकते हैं b का एक गुणनखंड, b का एक गुणनखंड क्या होगा भाई, 2 होगा। अब मामला यहां पर आकर के फंस गया, अगर a जो है 2 से भाज्य है तो हम लिख सकते हैं ना, 1 का एक गुणनखंड क्या होगा, एक गुणनखंड 2 होगा। ठीक है,
अब b का भी एक गुणनखंड 2 है, a का भी एक गुणनखंड 2 है। हमने थोड़ी देर पहले बोला कि a और b तो कौन सी है, a और b तो सहअभाज्य संख्या है। यदि यह संख्याएं सहअभाज्य हैं तो उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां तो दोनों का ही एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि a एवं b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है भाई, 2 है ना। अतः a एवं b सहअभाज्य नहीं है। इसका मतलब हमारी परिकल्पना क्या थी, गलत थी। हमने गलत माना था कि √2 जो है वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए √2 एक क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पहले हमने क्या माना था, परिमेय संख्या माना था। परिमेय संख्या को a बट्टा b या p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हमारी परिकल्पना क्या हो गई भाई, गलत हो गई है ना। इसका मतलब √2 जो है वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी, और यही हमारा अंतिम रिजल्ट है। और हम क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। एक और इस पे करते हैं, ये सारे जो आपको स्टेप है वो ध्यान में रखने हैं। एक और इस पे करते हैं, सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए √3 एक क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना। अब हम देखते हैं यहां पर, सबसे पहले हम मान लेते हैं ना, माना, यहां से हल करते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या माना, √3 एक परिमेय संख्या है ना, ये मान के चलते हैं। पहले भी हमने यही किया था। अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a बट्टा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर b का मान 0 नहीं होना चाहिए। और a एवं b क्या है, सहअभाज्य है ना भाई, इसी ने अपना साथ दिया था ना, सहअभाज्य है ना, ये चीज ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। सब में सेम टू सेम वही स्टेप है, वज्र गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, a बराबर प्राप्त होगा √3 इंटू b के बराबर, ठीक है। अब इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे हमें क्या प्राप्त होगा, a² का मान प्राप्त होगा 3 इंटू b² के बराबर, ठीक है। अगर a² का मान, इसे मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूं ना, यदि a² का मान 3b² के बराबर है तो हम बोल सकते हैं a² जो है वो 3 से भाज्य है ना, 3 से भाज्य है। तो a भी जो होगा वह 3 से भाज्य होगा, ठीक है। a भी जो होगा वो 3 से भाज्य होगा। a अगर 3 से भाज्य है तो a को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू c लिख सकता हूं ना भाई, जैसे हमने पहले किया था। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे यहां पर क्या, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर है ना, यहां पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जैसे ही दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे हमें क्या प्राप्त होगा, a² का मान आएगा किसके बराबर, 9c² के बराबर, ठीक है। इसे हम समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 3 दे देंगे, ठीक है। तो पुनः देखिएगा a² और यहां पर भी a², तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 एवं 3 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 एवं 3 से
हमें क्या प्राप्त होगा, 2 से 3b² का मान 9c² के बराबर। 3 और 9 कट जाएगा तो b² का मान आएगा 3c² के बराबर। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि b² जो होगा वह 3 से विभाज्य होगा, पहले भी मैंने आपको बताया। तो हम क्या लिख सकते हैं, b² जो है वो 3 से भाज्य है ना। इसका मतलब b भी जो होगा वह 3 से भाज्य होगा। ठीक है, 3 से क्या होगा, भाज्य होगा। क्लियर है भाई सभी को। अब सुनिए, b अगर 3 से भाज्य होगा तो b का एक गुणनखंड, b का एक गुणनखंड क्या होगा, 3 होगा। b का एक गुणनखंड क्या होगा भाई, 3 होगा। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, a का एक गुणनखंड, a का एक गुणनखंड है ना, क्या होगा, 3 होगा। यहां पर भी 3 होगा ना भाई, क्योंकि a जो है वह 3 से भाज्य है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यदि इन दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गए हैं ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि a एवं b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है भाई, गुणनखंड क्या है, 3 है ना, 3 है, क्या है भाई, 3 है। अतः a एवं b सह अभाज्य नहीं है ना। हमारी परिकल्पना असत्य है या गलत है, परिकल्पना असत्य है ना या गलत है, असत्य है। इसलिए √3 जो है वह अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, अपरिमेय संख्या है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। ये सवाल पक्का 3 नंबर का आता है, चाहे √2 आए, चाहे √3 आए, चाहे √5 आए। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, है ना। तो आपको √5 वाला एक बार हल करना है, उसके पश्चात हम प्रश्नावली 2.3 नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे। और उसके पश्चात हमारा जो लास्ट टॉपिक आएगा इस चैप्टर का, वो आएगा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में काफ़ी कुछ सीखे हैं और यहाँ से उनको अप्लाई भी किया है। ठीक है, तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।